हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं हमारा सेकंड किंगडम जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग किंगडम्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मोनेरा के बारे में बात की थी। आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने सबसे पहले नेमिंग के बारे में बात की, फिर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी शुरू की कि क्लासिफिकेशन क्या है, फिर हायरार्की पे बात की, और फिर हमने देखा कि कितने किंगडम सिस्टम है। हमने देखा 2 किंगडम सिस्टम था, फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, और अभी हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने प्रपोज किया था? R.H. व्हिटकर ने प्रपोज किया था, जो कि एक अमेरिकन टेक्सोनोमिस्ट थे। और अब हमें पढ़ना है, फिर हमने पांचों किंगडम में सबसे पहले हमने किंगडम मोनेरा की बात की, जो किसके लिए था? जो कि था यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स के लिए। और आपने देखा कि जो किंगडम मोनेरा था उसमें मेनली कौन कौन थे? उसमें मेनली थे आपके बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, याद होगा आपको। और बैक्टीरिया फिर दो तरह का, आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और फिर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की खासियत थी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, ये बातें थी। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में बात करना? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जो कि हमारे 5 किंगडम सिस्टम का दूसरा किंगडम है। कौन सा किंगडम है? दूसरा किंगडम है। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर आप खासियत देखें तो सबसे पहली बात, किंगडम प्रोटिस्टा किसके लिए है? किंगडम प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर यूकार्योट्स के लिए। यूनिसेलुलर यूकार्योट्स जितने भी हैं मोस्टली किसमें पाए जाते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या? कि उनका बॉडी सिंगल सेल का होगा, ये पहली बात। एंड सेकेंड बात, यूकार्योट्स का मतलब क्या? कि इसका जो सेल होगा उसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। और क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकार्योट्स हैं वो सारे के सारे मेनली कहां बिलाई करते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, प्रोटिस्टा के बारे में बात करें। नोट आपको मिल चुका था पहले ही ग्रुप में, और नोट लिंक में भी अवेलेबल है, डाउनलोड करके पहले नोट लिखना। मैंने पहले भी कहा इस चैप्टर के दौरान आप पहले नोट लिख लेंगे, फिर लेक्चर देखेंगे तो आपको बेटर फील आएगा। तो देखिए सबसे पहले कि दिस किंगडम इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म लाइक यूनिसेलुलर अलगी, फंगी एंड प्रोटोजोन्स। यानी जितने भी यूनिसेलुलर यूकार्योट्स हैं वो मेनली कहां पाए जाते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा के स्पीसीज की क्या खासियत होती है? सबसे पहले द ऑर्गेनिज्म्स ऑफ प्रोटिस्टा हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। यानी इनके पास एक अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब भी पाया जाता है। देखिए माना जाता है ना कि पहले इस दुनिया में जीवन में सबसे पहले जो लाइफ आया इस अर्थ पर, तो वो पहले किंगडम मोनेरा था। मतलब कि सारे के सारे आर्क बैक्टीरिया, पहले आर्क बैक्टीरिया आए, फिर आर्क बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया इवॉल्व हुए, और यू बैक्टीरिया से कौन इवॉल्व हुए? किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर। ये इवोल्यूशन चलता है, क्योंकि आपको पता है आर्क बैक्टीरिया सारे के सारे एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रहने वाले। तो धरती जब नई बनी होगी तो एक्सट्रीम कंडीशंस होगा पूरे अर्थ पर, तो उस समय क्या रहता होगा? यहाँ पे आर्क बैक्टीरिया रहते होंगे। फिर आर्क बैक्टीरिया से क्या आया होगा? यू बैक्टीरिया आए होंगे। यू बैक्टीरिया से फिर क्या होंगे? प्रोटिस्टा आए होंगे। इवोल्यूशन हुआ, ये बॉडी के अंदर जो चेंजेज आया। इवोल्यूशन का मतलब क्या? बॉडी के अंदर चेंजेज आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाता है। देखो ना, बढ़ रहा है ना। याद करो, जो आर्क बैक्टीरिया थे उनमें राइबोसोम्स तक नहीं था, उनका सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट का नहीं था, प्रोटीन का था, याद है ना। फिर इवोल्यूशन हुआ, जो यू बैक्टीरिया हुए उनका सेल वॉल किसका बन गया? पेप्टिडोग्लाइकेन का, और उनके सेल के अंदर में राइबोसोम्स भी आ गए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा ना। और यहां पर देखो क्या हो गया? सेल पूरी तरह से डेवलप हो गया, न्यूक्लियस आ गया, सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आ गए, तो इवोल्यूशन हो रहा है। आई होप आपको फील आया होगा इन चीजों का। चलिए आगे बढ़े। ओके ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि ऑर्गेनिज्म्स ऑफ प्रोटिस्टा मेनली मे हैव सिलिया एंड फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। जो इसके मेंबर होते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, उसके पास सिलिया या फ्लैजिला होता है इसके मूवमेंट के लिए। सिलिया या फ्लैजिला कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म है, एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, तो इनमें
ऐसे पीछे में हेयर लाइक ऐसे निकले हुए होते हैं और ये इसको पुश करते हैं, ये इसको पुश करके आगे बढ़ते हैं। तो इनके पास सीलिया या फ्लेजिला होता है जो क्या करता है, इसे मूवमेंट में इसको मदद करता है। क्या करता है, मूवमेंट में मदद करता है। तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स के पास मे हैव नॉट में मेनली हैव लिखा गया है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, उसे आप मे हैव बना लीजिएगा। तो ऑर्गेनिम्स ऑफ प्रोटिस्टा मेनली हैव सीलिया और मे हैव सीलिया और फ्लेजिला फॉर मूवमेंट के लिए इनके पास क्या होता है, सीलिया या फ्लेजिला होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिम्स ऑफ प्रोटिस्टा मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, यानी इनका जो न्यूट्रिशन है, इनका जो खाना का जो मेथड है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये अपना फूड खुद से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये दूसरे पे भी फूड के लिए डिपेंड कर सकते हैं। तो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं, और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दोनों तरह के ऑर्गेनिम्स के पास है। याद कीजिए मोनेरा में क्या था, मोनेरा में भी दोनों तरह का था। ऑटोट्रॉफिक कौन थे, आर्क बैक्टीरिया में कुछ ऑटोट्रॉफिक थे जो केमोसिंथेसिस करते थे और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता था, याद होगा। बाकी सारे हेटेरोट्रॉफिक थे। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता। अच्छा, ऑर्गेनिम्स ऑफ प्रोटिस्टा मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, यानी इनके ऑर्गेनिम्स के पास सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल होता है, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। किंगडम मोनेरा में याद कीजिए सेल वॉल का क्या सिस्टम था, सबके पास सेल वॉल था। जो आर्क बैक्टीरिया थे उनके पास प्रोटीन वाला सेल वॉल था, सीडोम्यूरिन का बना हुआ, याद होगा आपको। और जो यू बैक्टीरिया थे उनके पास सेल वॉल था पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ। लेकिन यू बैक्टीरिया में एक ग्रुप था माइकोप्लाज्मा जिनके पास सेल वॉल नहीं था। देखो ये सब चीजें याद रहनी चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे आपको याद रहनी चाहिए, तभी पढ़ने का फायदा है, मजा आएगा तभी। ठीक है ना, याद रखिए क्या होगा, कितना यूनिक है। आप पूरे दुनिया को समझ रहे हैं, एक चैप्टर को पढ़ के आप पूरे दुनिया में जितने स्पीसीज हैं सबके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ बढ़िया तो है ही, थोड़ा सा फील लीजिए, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आगे बढ़े। ओके ठीक है, तो इनके पास सेल वॉल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अच्छा, प्रोटिस्टेंस जो होते हैं, कुछ प्रोटिस्टेंस ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि हमारे लिए बीमारी कॉज करने वाले होते हैं। जो बैक्टीरिया थे उनमें बहुत से बैक्टीरिया हमारे यूजफुल भी थे, बहुत से बैक्टीरिया हार्मफुल भी थे। प्रोटिस्टेंस भी वही है, कुछ प्रोटिस्टेंस ऐसे हैं जो हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं, यानी हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है हमारी बॉडी में, वो एक प्रोटिस्टा है। प्लाज्मोडियम जो कि क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर मलेरिया कॉज करते हैं। मलेरिया जानते हो ना, मच्छर काटने से होता है, तो वो कॉज होता है एक। अब आपको कहे सर मच्छर से होता है तो प्लाज्मोडियम कहां से आया, तो जो मच्छर होता है, जो मलेरिया वाला मच्छर होता है, कौन सा, एनोफिलिस मच्छर, फीमेल एनोफिलिस मच्छर, याद होगा आपको। तो वो जो मच्छर होता है एनोफिलिस मच्छर, उसके सैलिवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। कौन पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। और जब मच्छर हमें काटता है ना, तो मच्छर के काटने का सिस्टम यह है कि वो हमारे अंदर में जब अपना शक्कर घुसाता है, जिससे वो ब्लड पीता है, वो जब हमारे अंदर घुसाता है तो वो क्या करता है, पहले हमारे बॉडी के अंदर एक एंटीकोगुलेंट डालता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एंटीकोगुलेंट डालता है। एंटीकोगुलेंट मतलब क्या, एक ऐसा केमिकल जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देगा, क्योंकि आप पता है कि हमारे बॉडी से हमारा ब्लड जो ही बाहर जाता है तो वो क्लॉट कर जाता है। तो मच्छर क्या करता है, एक एंटीकोगुलेंट डालता है हमारे बॉडी के अंदर और फिर खून पीता है। वो क्यों पीता है, जिससे कि एंटीकोगुलेंट ब्लड को जमने नहीं देगा। तो वो जो एंटीकोगुलेंट जिस समय डाल रहा होता है ना, उसी समय जो एनोफिलिस मच्छर है उसके सैलिवरी ग्लैंड में मौजूद प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है और हमारे में मलेरिया कॉज करता है। आया समझ में, आई होप आपको आया हो। चलिए ठीक है, तो प्लाज्मोडियम भी क्या है, एक प्रोटिस्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। कितने ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में बांटा गया। फर्स्ट इज प्रोटिस्टन अलगी, सेकेंड इज स्लाइम मोल्ड्स एंड थर्ड इज प्रोटोजोअन्स। प्रोटिस्टन अलगी, सेकेंड इज स्लाइम मोल्ड्स एंड थर्ड इज प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ। 3 ग्रुप्स, कौन कौन, फिर से मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट इज प्रोटिस्टन अलगी, सेकेंड इज स्लाइम मोल्ड्स एंड थर्ड इज प्रोटोजोआ। आई होप आपको आ गया। तीनों का बारी बारी से बात कर ले, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा किंगडम था। सबसे पहले प्रोटिस्टन अलगी की बात करें, देखिए क्या लिखा है। प्रोटिस्टन अलगी आर यूनिसेलुलर यूकार्योटिक अलगी व्हिच लिव्स इन वाटर बॉडीज, यानी ये यूनिसेलुलर यूकार्योटिक अलगी हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। आपने कभी देखा होगा गांव घर में पोखर सब होता है तो पानी पूरा हरा हरा लगते रहता है, पानी का ऊपर वाला सरफेस जैसे हरा 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 हो जाता है,
ठीक है ना, उसमें देखोगे तो कुछ रहेगा नहीं, लेकिन लगेगा अरे ये तो पूरा हरा है पानी जैसे। तो वो जो हरापन है पानी में वो किसकी वजह से? प्रोटिस्टन अलगी की वजह से। किसकी वजह से है? प्रोटिस्टन अलगी की वजह से है। ऐसा समझ में? तो प्रोटिस्टन अलगी क्या है? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाले, यूकारियोटिक है, यूकारियोटिक मतलब समझ ही गए, और वाटर बॉडीज में पाया जाता है, यानी ये पानी में जो है उनमें पाया जाता है। दे जनरली ग्रो एंड कवर द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी एंड मूव विथ वाटर करंट, यानी ये जनरली ग्रो करते हैं और पूरे वाटर बॉडी के सरफेस को कवर कर देते हैं और वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं, यानी इसके पास सिलिया और फ्लैजिला नहीं होगा, इनका मूवमेंट वाटर करंट के साथ होगा। पानी इधर जाएगा उधर ये भी बह के चला जाएगा, अपने से अपना मूवमेंट नहीं कर पाएगा। आई होप आपको आ गया होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम। देखो हमारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, सबसे पहले हम समझते हैं इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम मतलब है कि एक ऐसा रीजन जिसमें बहुत सारे स्पीसीज एक साथ रहते हैं और वो बाहर से कुछ नहीं लेते हैं, अंदर में ही अपना काम कर लेते हैं। बाहर से उनमें बस सनलाइट आता है। आप ऐसे समझिए, एक जंगल है, जंगल में जितने जीव रहते हैं क्या हम उसे खाना देने जाते हैं? नहीं जाते। उस जंगल में अंदर जितने भी जीव हैं वो आपस में ही जिंदा रह लेते हैं, कोई किसी को खा लेता है, कोई उसको खा लेता है, फिर वो मरता है, उसका बॉडी खाद बन जाता है, पौधे को मिल जाता है, सब कुछ वही हो जाता है। तो वो एक इकोसिस्टम हुआ। क्या हुआ? एक इकोसिस्टम हुआ। जैसे आपका एक्वेरियम हुआ, एक्वेरियम जानते हैं जिसे मछली पालते हैं हम लोग, घर में सजाते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम। उसमें हमें बाहर से कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो इकोसिस्टम वो रीजन होता है जिनमें हमें कुछ बाहर से देने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर बहुत से लाइफ फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं और वो साथ में रह लेते हैं, उन्हें बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक हो जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जमीन पे पाए जाने वाला इकोसिस्टम, जैसे कि जंगल हो गया, खेत का मैदान हो गया, फील्ड्स हो गए, ये सब हो गए आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब पानी, जैसे पोखर हो गया, समुद्र हो गए। अब बात होता है पोखर में कितने सारे जीव रहते हैं, मछलियां रहते हैं, ये सब, उसे हमें बाहर से कुछ देना पड़ता है क्या? आपको नहीं सर, मछलियां रहती है, हम उसे दाना देना पड़ता है। अरे भाई तुम पालोगे तब ना, अगर तुम मत पालो, अपने आप छोड़ दो पोखर को, क्या उसमें मछली नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो वो एक इकोसिस्टम है जिसे बाहर से कुछ भी चीज की जरूरत नहीं हो, अंदर में ही सर्वाइव कर ले आपस में मिलजुल करके, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यानी कि जो पानी वाला इकोसिस्टम है, उनका जो मेजर प्रोड्यूसर है, कोई भी इकोसिस्टम में तीन तरह के स्पीसीज होते हैं। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स, सेकंड इज कंज्यूमर्स एंड थर्ड इज डिकम्पोजर्स। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स, सेकंड इज कंज्यूमर्स एंड थर्ड इज डिकम्पोजर्स। जो खुद से अपना खाना बनाने वाले हैं वो प्रोड्यूसर्स हुए, जैसे प्लांट्स प्रोड्यूसर है, हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग उसे खाते हैं। प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन हुआ? कंज्यूमर। अरे आया। और कंज्यूमर जब मर जाता है तो उसके बॉडी को सराता कौन है? डिकम्पोजर। ये कंज्यूमर या प्रोड्यूसर जब मर जाता है तो छोटे छोटे जीव है ना जो सरा देते हैं हमारी बॉडी को। अगर हम मर जाए, हमारा लाश ऐसे रखा रहे, तो 1 महीना 2 महीना के बाद वो लाश मिट्टी में मिल जाएगा, उसे सरा दिया जाएगा। कौन सराएगा? डिकम्पोजर सराएंगे। कौन सराएगा? डिकम्पोजर सराएंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम में 3 होते हैं। कौन कौन? प्रोड्यूसर्स, जो पूरे इकोसिस्टम के लिए फूड बनाते हैं, अपने लिए तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ पूरे इकोसिस्टम के लिए फूड बनाते हैं, वो हो गए प्रोड्यूसर्स। और उस फूड को जो खाता है वो हो गया कंज्यूमर्स। और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मरने के बाद जो उसके बॉडी को सराने का काम करता है वो है डिकम्पोजर। आई होप आपको समझ में आया। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसका जो मेजर प्रोड्यूसर है, जैसे हम लोग के लिए मेजर प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट है। ठीक उसी तरह एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन है? प्रोटिस्टन अलगी है। कौन है? प्रोटिस्टन अलगी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो प्रोटिस्टन अलगी की ये सारी बातें हो गई। प्रोटिस्टन अलगी का एक मेंबर की अगर बात करें, युगलिना इसका एक मेंबर है, जो कि जिसमें कि लड़ा है बायोलॉजी वालों में। बोटनी वाला कहता है ये प्लांट है और जूलॉजी वाला कहता है कि ये एनिमल है। क्यों कहता है प्लांट है? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है। और क्यों कहता है ये एनिमल है? क्योंकि इसके पास सेलवाल नहीं है। सेलवाल नहीं है तो कहता है एनिमल है, और फोटोसिंथेटिक करता है तो कहता है कि ये प्लांट्स। युगलिना याद रखिएगा, युगलिना एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें क्योंकि बोटनी वाले कहते हैं ये प्लांट किंगडम का मेंबर है, ये प्लांट्स है, और जूलॉजी वाले कहते हैं ये एनिमल्स है। तो चलिए ठीक है, वो भी बात है, एक नोट लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? स्लाइम मोल्ड्स यूनिक ऑर्गेनिज्म्स है जिनके पास एनिमल का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है और फंगी का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। यानी इनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? एनिमल्स के हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? फंगी के हैं। जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो स्लाइम मोल्ड्स का ही पार्ट है, स्लाइम मोल्ड्स का ही मेंबर है। तो स्लाइम मोल्ड्स ऐसे यूनिक स्पीसीज हैं
जिनके पास एनिमल्स का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंगी का है। दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, होलोजोइक होगा। जो प्रोटिस्टन अलगी है वो फोटोसिंथेटिक होगा, वो ऑटोट्रॉपिक होगा। याद रखिएगा, प्रोटिस्टन अलगी क्या है, ऑटोट्रॉपिक, प्रोड्यूसर है ना वो, ऑटोट्रॉपिक होगा। जो स्लाइम मोल्ड्स है वो होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब क्या, देखो हेटेरोट्रॉपिक हो जाते हैं 3 टाइप के, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। पैरासिटिक वो होता है जो दूसरे के बॉडी से अपना फूड लेता है बिना उसे मारे हुए, पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक वो है जो डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेता है, जो सड़गल रहे चीजों से अपना फूड लेता है, वो हो गया सेप्रोफाइटिक। जैसे मशरूम गोबर वोबर सड़ता रहता है उसमें मशरूम पैदा होता है, तो वो क्या हो गए, सेप्रोफाइटिक। एंड होलोजोइक वो होता है जो फूड लेता है, उसे पचाता है और फिर उसे यूज करता है। कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और फिर उसे डाइजेस्ट करके सिंपल करके तब यूज करता है, वो होलोजोइक होता है। जैसे हम लोग होलोजोइक हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करके यूज करते हैं, तो वी आर होलोजोइक, वी हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो भी क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। और इनका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, कोई सेल वॉल नहीं होता है। लेकिन जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है उन पे सेल वॉल होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट के पास सेल वॉल नहीं होता है, याद रखिएगा। समझ गए? तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आप याद रखिए। वैसे यूनिक स्पीसीज जिनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसका है, एनिमल्स का, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसका है, फंगी का। अगला बात करें तो इनके वेजिटेटिव पार्ट के पास कोई सेल वॉल नहीं है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, यानी ये कॉम्प्लेक्स फूड लेगा और उसे डाइजेस्ट करके सिंपल बना के यूज करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक लिखा हुआ है फाइसेरम, याद रख लीजिएगा, ये सब याद ही रखने की बात है। और नेक्स्ट एंड थर्ड एंड लास्ट, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एक मेंबर जो आपने बहुत सुना होगा नाम है अमीबा। अमीबा एक प्रोटिस्टा ही है जो किस ग्रुप में पड़ता है, प्रोटोजोआ में। और प्रोटोजोआ को ही दुनिया का पहला एनिमल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रोटोजोआ ही दुनिया के पहले एनिमल थे। जब 5 किंगडम सिस्टम नहीं था तो प्रोटोजोअन्स किस किंगडम के अंदर पाए जाते थे, वो किंगडम एनिमालिया में ही पाए जाते थे। लेकिन जब प्रोटिस्टा बनाया गया यूनिसेलुलर यूकारियोट्स के लिए, तो व्हिटकर ने क्या किया, वहां से उसे उठाया प्रोटोजोआ को और कहां डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। नहीं तो प्रोटोजोअन्स पहले किस किंगडम में पढ़े जाते थे, किंगडम एनिमालिया में पढ़े जाते थे। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं। क्या है, दे आर यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव सेल वॉल एंड मोस्टली अकर इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं, यूकारियोटिक हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं है, और ये मेनली पाए जाते हैं किसमें, एक्वेटिक हैबिटेट्स में। ये किस में पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स में, यानी जो पानी वाला मीडियम है उनमें पाए जाते हैं। चाहे वो पानी समुद्री हो, मैराइन हो, या फ्रेश वाटर हो। समुद्री पानी यानी साल्टी वाटर, वो हो गया मेराइन, और फ्रेश वाटर का मतलब हुआ जिस पानी को हम पी सकते हैं, जो जिसमें कि साल्ट नहीं है, लाइक नदी नाला का पानी, वो सब जो होता है वो फ्रेश वाटर है। तो ये एक्वेटिक है, ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मेराइन में भी पाया जाता है। इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और क्या करते हैं, फिर उसे यूज करते हैं डाइजेस्ट करके। अमीबा आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, क्लास 10 में फिर से पढ़ेंगे अमीबा का न्यूट्रिशन। अमीबा क्या करता है, सीडोपोडिया बना के खाता है, फिर उसे पचाता है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना उसका, पढ़ाया था ना मैंने क्लास 7 में, अगर आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें भी है। समझ गए? तो ये है किंगडम प्रोटिस्टा के सारे बात। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट पढ़ लीजिए, सब कुछ इजी वे में समझ में आ जाएगा। खेल तो मेन शुरू होगा जब हम किंगडम प्लांटी शुरू करेंगे, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो होगा जब हम किंगडम एनिमालिया शुरू करेंगे। किंगडम एनिमालिया को डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहीं पर मेन चीज़ है। अभी तो छोटी छोटी बातें हैं। थोड़ा सा लेक्चर इरेगुलर हो गया इस बीच में, आप सभी को ये लगा होगा कि बीच में लेक्चर इरेगुलर हो गया। चिंता मत कीजिए, फिर रेगुलर अब लेक्चर रेगुलर आएगा। कल पक्का है कि फंगी आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। फिर रेगुलर लेक्चर अब अपलोड होता रहेगा, उसके लिए नहीं है, अब कंटिन्यूस रहेंगे हम। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था जिसकी वजह से लेक्चर रेगुलर नहीं आ पा रही थी। प्रोटोजोन से पहले में एनिमालिया माने जाते हैं ना, लास्ट में नोट लिखा हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो निश्चिंत होकर पूछिए। फिर एक नेक्स्ट लेक्चर है फंगी का, वो भी छोटा सा किंगडम है। फिर किंगडम प्लांटी थोड़ा सा बड़ा है और किंगडम एनिमालिया अच्छा खासा बड़ा है, तो वो हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, किंगडम फंगी के बारे में। थर्ड किंगडम, 5 किंगडम पढ़ने हैं हम, थर्ड किंगडम पे पहुंच जाएंगे, किंगडम फंगी के बारे में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।